ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो है चैप्टर अगर हम बात करें सो इट इज मेंशन्ड अंडर चैप्टर 11 ऑफ बीएनएस। ठीक है, जिसमें अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं। ठीक है, देखो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पहले हम समझते हैं, जैसे इसमें सेक्शन तो बहुत हैं, सेक्शन 189, सेक्शन 191, 196 हो गया, 194 हो गया, 197 हो गया। So all these sections are basically talking about the offenses that are committed against the public tranquility। ठीक है, तो देखो अगर हम इंट्रोड्यूस करें इसको समझने की अगर कोशिश करें, अगर इसको समझे तो ये कौन से ऑफेंसेस हैं। ठीक है, तो देखो एक तो हमने पहले पढ़ा, हमारे जो सिलेबस है यूपीएससी का, उस सिलेबस में हमें कुछ ऑफेंसेस समझने हैं। जैसे पहला था ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, फिर हम देखेंगे अभी ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसके बाद के जो ऑफेंसेस है वो हम समझेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, सो दीज ऑफेंसेस आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन लॉ ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम देखें तो इसका बेसिकली नेचर क्या होता है, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का पहले तो मतलब क्या है और उसके बाद इसका नेचर क्या है इस ऑफेंस का। देखो दीज ऑफेंसेस आर समवॉट कैटेगराइज्ड एज द ऑफेंसेस जिनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफेंसेस। ठीक है, ये कौन से ऑफेंसेस हैं, ये ग्रुप ऑफेंसेस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिल करके जब ऑफेंस को कमिट करते हैं तो ऐसे ऑफेंस को कहा जाता है ग्रुप ऑफेंस। और ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऑफेंसेस जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा कमिट किए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंडर अपने अपनी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, बट ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो है लोगों के द्वारा कमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफेंसेस की तो ये इनका रिजल्ट दो दो रिजल्ट होते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट अगर हम देखें तो जो हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक हार्मनी है, अभी लोग शांति से रह रहे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी शांति से रह रहे हैं और कोई एज सच डिस्टरबेंस नहीं है सोसाइटी में, जो लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली फंक्शन हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। का इम्पैक्ट क्या होता है, तो जो ऑफेंसेस ये ग्रुप ऑफेंसेस हैं, ऐसे ऑफेंसेस का इम्पैक्ट, एक तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि इट बेसिकली डिस्टर्ब्स, ऑब्वियसली व्हाट द नेम सजेस्ट, इट डिस्टर्ब्स द पीस और आई वुड से हार्मनी इन सोसाइटी। ठीक है, या पीस को हम अलग रखते हैं, हार्मनी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, हार्मनी मतलब होता है कि लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, पीपल आर मिक्सिंग अप, लिविंग टुगेदर, डूइंग देयर रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन। और दूसरा या तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, इट विच इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ पीस इन द सोसाइटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस इन द सोसाइटी। तो द रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस आर टू, या तो दे डिस्टर्ब्स द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी विच इज कॉल्ड एज पब्लिक हार्मनी, एंड सेकेंड इज दे बेसिकली डिस्टर्ब्स द पब्लिक पीस। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ पीस में रिजल्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली कलेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें जो काम है वो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं कमिट किया जाता, जो ऑफेंस है वो कोई इंडिविजुअल कमिट नहीं करता है, बट इसमें जो ऑफेंस है वो कलेक्टिव तरीके से काफी सारे लोग मिल करके इन एक्ट्स को जो है कमिट करते हैं। So such offenses are called as offenses against public tranquility। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस हैं अंडर दिस चैप्टर। सो वो सारे टाइप के ऑफेंसेस हैं, पहले नंबर तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि किस नेचर का ऑफेंस है। ठीक है, दूसरा है ग्रेविटी, क्या उसका रिजल्ट उन्होंने क्या किया, एक अनलॉफुल असेंबली, जो कि बाय नेचर पहले मान के चलो लॉफुल थी, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि वो लॉफुल असेंबली जो थी पहले वो अनलॉफुल हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने मान लो आर्म्स एक्वायर कर लिए,
या वो प्राइवेट लैंड पर जो है वो कमिट हो रही है या फिर ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो पहले वो गवर्नमेंट लैंड पे थी, नाउ इट इज ऑन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑन अ प्राइवेट लैंड, ठीक है, मान के चलो, जो कि इलीगली इन्होंने एक्वायर किया। तो जो लॉफुल असेंबली बाद में अनलॉफुल हो गई, इन्होंने किया क्या, अनलॉफुल असेंबली करके जस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, या फिर मान के चलो ये लोग जो है किसी का जाकर के इन्होंने एक साथ किसी का घर जला दिया या कुछ कर दिया। So these offenses are categorized on the basis of the gravity of the offense that they commit and also the magnitude of the act. So nature के basis पे, gravity of the offense के basis पे, या फिर magnitude of the act के basis पे offenses against public tranquility को 5 parts में divide किया गया है। 5 तरीके के ऑफेंसेस जो होते हैं अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। पांचों ऑफेंसेस को पहले एक बार देखेंगे, फिर एक एक करके पांचों ऑफेंसेस को जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन दैट इज मेंशन्ड इन बीएनएस, इनको फिर समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। So let us understand this sections. These basically acts, these 5 types of offenses against public tranquility. तो देखो, सबसे पहला तो हम देखेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इनको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो पहला तो है अनलॉफुल असेंबली, दूसरा है रायोटिंग, ठीक है, तीसरा है प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, चौथा है एफ्रे, और पांचवा है आपका इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस प्रेजुडिकल टू नेशनल इंटीग्रिटी या इंटीग्रेशन। इसको बना लो, मेक दिस। ठीक है, हैव यू मेड दिस? तो देखो, अब मेरी बात सुनो,
लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आईपीसी जो है 1860, वहां पर करीब करीब 22 सेक्शंस थे, ठीक है। कुल मिलाकर के हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, जैसा कि आपने अभी लिख लिया, ठीक है, जिसमें कि कुछ पार्ट्स है फॉर एग्जांपल अनलॉफुल असेंबली, रियॉटिंग, एफ्रे, इम्पिटेशंस और असर्शंस अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली 5 types of offenses against public tranquility, that means against the public, I would say the public breach of the peace or the harmony, ठीक है, public tranquility जिसको बोलते हैं, जिसमें कि अभी जो फिलहाल के जो सेक्शंस हैं, तो कुल मिलाकर के ये तो पर्टिकुलरली इन 5 चीजों को डील करते हुए सेक्शंस है, लेकिन सेक्शन 189 टू 197 जो टोटल सेक्शंस है, ये सेक्शंस कुल मिलाकर के डील कर रहे हैं विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो आईपीसी में ऑल्दो बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस थे, लेकिन उनकी अब हमें बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हुए हम पहले से लेकर के, हम फर्स्ट से लेके देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड एंड देन ओनली वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑल 5 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पहले ऑफेंस पे आ जाते हैं, दैट इज बेसिकली सेक्शन 189 एंड कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। तो इसकी हेडिंग मेंशन कर लो, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो देखो अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। अनलॉफुल असेंबली अकॉर्डिंग टू बीएनएस इज अ असेंबली स्पेसिफिकली ऑफ, और बेसिकली एक जगह कॉन्स्टिट्यूट हुई लोगों की एक असेंबली विच हैज मोर देन 5 पीपल, जिसमें मोर देन 5 पर्सन्स एक साथ असेंबल हुए हैं, इसको डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अनलॉफुल असेंबली। लेस देन 5 पीपल वाली असेंबली को डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता एज लॉफुल अनलॉफुल असेंबली। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए जिसमें 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो और जिसका अपना एक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इस असेंबली का अपना कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कई सारे तरीके के हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में। अभी हमने बस ये देखा कि एक अनलॉफुल असेंबली का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। पहला बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये 5 से ज्यादा लोग इसमें होने चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इन सभी लोगों का, 5 से ज्यादा जो लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब वो कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, और एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट या तो मान लो टू ओवर और दी गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट को डराना या धमकाना, जिनको हम और अच्छे से भी समझेंगे, या मान के चलो इनका ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रेसिस्ट करना, या इनका ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई ऑफेंस कमिट करना, या फिर इनका ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि अपने राइट्स को एनफोर्स कराना बट विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर इनका ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि अथॉरिटीज को या किसी इवन एक पर्सन को अनलॉफुल तरीके से किसी काम को करने के लिए कंपेल करना, या फिर इनका जो एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, हम नाउ समराइजिंग दिस डेफिनेशन एंड टेलिंग यू अगेन अबाउट दिस, कि एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए मिनिमम 5 से ज्यादा लोगों की, कम होगी तो उस पर अलग ऑफेंसेस जो है अलग सेक्शन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 की है या फिर इवन 3, 2 या एक अकेला इंसान है, तो एक अकेला है तो उस पर इंडिविजुअल ऑफेंसेस लगेंगे। 2 या 2 से ज्यादा है तो उन पर जो है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हो सकती है, जॉइंट लाइबिलिटी हो सकती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन उन पे अनलॉफुल असेंबली नहीं हो सकता, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज मोर देन 5 पर्सन हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट,
कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि गवर्नमेंट को ओवरऑल करना, कोई किसी इंसान को थ्रेटन करना विद द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और वट एवर द केस भी, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये होती है एक अनलॉफुल असेंबली, और अनलॉफुल असेंबली इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस, ठीक है, दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। आ रही है बात समझ में? तो इसको डू राइट दिस, लिखो इस बात को। तो सेक्शन 189 क्लॉज 1, सेक्शन 189 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस, फिर हाइफन डाल के लिख लो, एन असेंबली, एन असेंबली of 5 or more persons, an assembly of 5 or more persons is designated as an unlawful assembly, is designated as an unlawful assembly if the common object, if the common object common object of the persons composing that, of the persons composing that assembly is any one of the following, is any one of the following। अब ऐसे एक जगह पर लिख लो, ठीक है, ऐसे एक बना लो, ठीक है, ऐसे एक बना लो, बना लो इसको।
बना लिया? तो एक काम करो, अभी ये तो जो है बन गया। नाउ पुट द फर्स्ट हेडिंग। अब डालो फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, उसकी एक एक दो दो लाइन जो है समझाते चलेंगे, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट तो ये 5 हो सकते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी। तो अब ऐसे लिखो, पुट द फर्स्ट वन टू ओवर ऑल दी गवर्नमेंट की हेडिंग डालो। देखो, गवर्नमेंट का मतलब इसमें होता है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या इवन कोई एक पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो, इनमें से किसी को भी जो है क्या करना, क्रिमिनल फोर्स का इनके अगेंस्ट इस्तेमाल करना, या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करना, ठीक है। तो ऐसे में बोला जाएगा टू ओवर ऑल द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें राइट टू ओवर ऑ बाई, ब्रैकेट में ओवर ऑ के बाद ब्रैकेट में लिखना थ्रेटन, टू ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या तो क्रिमिनल फोर्स से ओवर ऑ करना या फिर बाई शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, against the central government, comma state government, comma parliament, comma state legislature, state legislature, or any public servant in the exercise of lawful power, or any law public servant in the exercise of lawful power. ठीक है, तो ये तो हो गया टू ओवर ऑल दी गवर्नमेंट। अभी बी लिख लो, टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में देखो दोनों चीज आ जाएगी, ठीक है। या तो जो ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ कोई भी लॉ, या फिर साथ में इवन लीगल प्रोसेस में भी बाधा डालना, वो भी इसी के अंडर आएगा, ठीक है। कोई भी लीगल प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली विद द कॉमन ऑब्जेक्ट कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द कॉमन प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लो कि टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, to resist execution of any law or the execution of any legal process, or the execution of any legal process, ठीक है। तो कोई भी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकना या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोकना, ठीक है। सो दैट विल बी आपका इसमें आएगा, ठीक है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस में अंडर द अनलॉफुल असेंबली। अगला लिखो, टू ऑब्टेन और एनफोर्स राइट्स बाय क्रिमिनल फोर्स। तो इसमें देखो क्या आएगा, मान के चलो एक असेंबली है, 5 से ज्यादा लोगों की, मान लो 10 लोगों की एक असेंबली है, जो क्या कर रही है, या तो क्रिमिनल फोर्स की यूज से या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से क्या कर रही है, किसी भी इंसान से मान के चलो उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरीवन टू हैव द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टी। तो अब क्या है, मान लो उससे उसकी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी, उसका राइट टू प्रॉपर्टी उसका जो है वायलेशन हुआ। साथ में मान के चलो उस इंसान को या तो पानी का एक्सेस देने से मना कर दिया, या फिर उसको जो है एक कन्फाइन कर दिया एक जगह पर, उसका राइट टू लाइफ ले लिया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया, राइट टू फ्रीडम ले ली उससे, ठीक है। अच्छा, या फिर मान के चलो कि उसके ऊपर जितने भी जो भी किसी नॉर्मल एक इंसान के ऊपर राइट्स लागू होते हैं, उन राइट्स के इन्फोर्समेंट को जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, उन राइट्स को इन्फोर्स नहीं होने दिया। तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा टू ऑब्टेन और इन्फोर्स राइट्स बाय क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, लिख लो इस बात को, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, by means of criminal force or by show of criminal force, comma, to take or obtain the possession of any property, to take or obtain the possession of any property, of any property। ठीक है, कॉमा का डाल के लिखो या फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ, टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ राइट टू, इवन राइट टू वे मान लो, राइट टू वे, रास्ता नहीं दे रहे किसी को, राइट टू वे, कॉमा, यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर, या किसी भी टाइप के कोई भी जो है इनकॉर्पोरियल राइट्स, ठीक है, कॉमा डाल के लिख लो, और इन और अदर इनकॉर्पोरियल राइट्स, को क्या कहा जाएगा, टू ऑब्टेन और एनफोर्स राइट्स बाय क्रिमिनल फोर्स। अगली हेडिंग डाल लो, टू कंपेल अ पर्सन अनलॉफुली, टू कंपेल अ पर्सन अनलॉफुली। इस केस में दो चीजें हैं, ठीक है, एक मान लो इंसान है जो कि लीगली बाउंड नहीं है किसी एक ड्यूटी को या काम को करने के लिए, या फिर एक इंसान है जिसको जो लीगली बाउंड है काम करने के लिए, आप उसको करने नहीं दे रहे। तो इसमें लिखो, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, to compel any person, to compel any person to do something he is not legally bound to do, to do something he is not legally bound to do, or to omit doing something he is legally entitled to do। अब देखो, सेक्शन 189 क्लॉज 2 में जहां पर मेंबरशिप की बात की गई है ऑफ सच एन असेंबली, उसको डिस्कस करने से पहले इसी के एक एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, ऑल व्हाट इज डिपेंडेंट इज बेसिकली द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन व्हिच इज कॉमन ऑब्जेक्ट। द थिंग हियर इज कि अगर मान के चलो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द थिंग इज दैट द कॉमन ऑब्जेक्ट, मान के चलो द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर असेंबली इज लॉफुल। ठीक है, अभी के टाइम पर मान लो 12 बजे
दोपहर में ये इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर मान लो 7 लोग, ठीक है, 7 पर्सन आर बेसिकली एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अब ये जो 7 लोग हैं, मान के चलो यही 7 लोग 12:15 पर, ठीक है, इनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, और अब जो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया, वो कुछ अनलॉफुल हो गया। पहले ये इकट्ठे हुए थे भाई, मान लो ये इकट्ठे हुए थे सुबह के 6 बजे, और 6 बजे से 12 बज गए, तो 12 बजे तक बहुत देर हो गई, वेट करते करते, मिनिस्टर नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं। 12:15 पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए और इन्होंने जो है एक रोड पर ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, और किसी इंसान का जो मीन्स है जाने का उसको रोक दिया, ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो अब वेज हमने देखा था इसमें कि किसी के राइट्स को जो है ये एनफोर्स करने से इन्होंने रोक दिया। क्या राइट? राइट टू मूव का, राइट टू वे का। अब इन्होंने उस राइट को मान लो रोक दिया, या इन्होंने पानी की सप्लाई जो थी वो किसी बिल्डिंग की, उस पानी की सप्लाई को बंद कर दिया, यूज ऑफ वाटर के राइट को इन्होंने जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो पहले इनका था कि दे विल बी लॉफुल, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था लॉफुल। अब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन गया है? वो बन गया है अनलॉफुल। तो ऐसे केस में नाउ दे विल बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, इसको लिखो नोट डाल के, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently, when it assembled may subsequently become unlawful, may subsequently become unlawful। ठीक है, ऐसे लिख लो फुल स्टॉप डाल के, lawful assembly can transform into unlawful assembly if common object changes। ठीक है, अब देखो बात करेंगे मेंबरशिप की। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मेंबरशिप। ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसी जो असेंबलीज होती हैं, जिन असेंबलीज को भी कैटेगराइज इट टू बी अनलॉफुल असेंबली अंडर दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट, हम ये बात करते हैं कि ऐसी असेंबलीज में इट इज नेवर रिक्वायर्ड कि आप कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन करो कि आपका इंटेंशन है इसको ज्वाइन करने का या नहीं। ऐसी कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन की, कोई ऑन पेपर डिक्लेरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसे केस में द ओनली थिंग दैट विल मेक दिस थिंग सर्टेन कि आप इस असेंबली के मेंबर थे या नहीं थे, वो इवन पार्टिसिपेशन भी नहीं। मैं कह रहा हूं इवन आप वहां गए, वहां 5-10 लोग में खड़े हुए थे, दैट इज ऑल्सो नॉट समटाइम रिक्वायर्ड, बट द मेन थिंग इज रिक्वायर्ड विच इज अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट। एक फैक्ट का आपको पता था या नहीं पता था कि ये असेंबली एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इकट्ठी हुई है। whether you knew this thing or not, that this particular assembly has been assembled to achieve a unlawful object। बात आ रही है समझ में? whether you were aware of this fact or not will establish your liability। whether you will be culpable under section 189 or not will be decided on the basis of that, whether you knew this thing or not,
that the ultimate common object of this particular assembly is to fulfill a unlawful object. लिख लो इस बात को। पनिशमेंट फिर 6 महीने तक की होती है, साथ में फाइन या दोनों चीज, फाइन भी और 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या तो इवन छोड़ के खाली फाइन भी इस पे लगाया जा सकता है, या इवन 6 साल तक की पनिशमेंट। बट द हियर द थिंग इज अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट। ठीक है, लिखो सेक्शन 189 क्लॉज 2, सेक्शन 189 क्लॉज 2, हेडिंग डाल दो पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर। A person is a member, a person is a member a person is a member if he is aware of the fact, if he is aware of the fact that renders the assembly unlawful, that renders the assembly unlawful, and intentionally, और अब ज्वाइनिंग और उसमें जो पार्टिसिपेट किया, पहली बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि ही वॉज वेदर अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट। नाउ इफ ही वाज अवेयर, फिर यू विल सी नाउ इफ ही इंटेंशनली स्टिल जॉइन्स द असेंबली। ठीक है, अगर उसने फिर ज्वाइन किया था उसको मे बी इंटेंशनली, बट उसको ये बात नहीं पता थी कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे लिखो इंटेंशनली ज्वाइन्स इट और कंटिन्यूज इन इट। then the punishment will be either the imprisonment of up to 6 months, punishment will be either imprisonment of up to 6 months or fine or both, or fine or both। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ सर एक क्वेश्चन था मेरे को कि है ना सर, जैसे कोई पर्सन है ना जिसको अवेयर नहीं था कि असेंबली अनलॉफुल है और है ना फिर वो हाँ, ज्वाइन कर लेता है, उसके ऊपर भी थोड़ी लायबिलिटी पड़ेगी क्या? नहीं, अगर उसको ये बात बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि इसका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, ठीक है, ये अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट बिल्कुल नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली इंटेंशन बहुत अलग हो गई ना फिर ज्वाइन करने की। अभी मान लो आपको ये लग रहा है कि जैसे मैं अपना एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है, what happened while during the time of University of Delhi, what happened कि उधर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, let's not name that protest, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम ना कि बार बार लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब साथ में दोस्त थे उस समय, तो होता है कॉलेज के टाइम पे एकदम गरम खून की, यार ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, चलो धरना करने चलेंगे। आई वेंट देयर, ठीक है, मैं भी जो है मैंने कहा चल ठीक है यार चले जाते हैं। ठीक है, जंतर मंतर पे पहुंच गए। ठीक है, तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो पुलिस वाले वो अपने पास डंडा लेके रखते हैं ना, वो बहुत तेज लगता है। ठीक है वो बहुत तेज लगता है लेके पहुंच गए। ऑब्वियसली माय इंटेंशन वाज नथिंग टू डू दिस कि यार मेरे को धरना वरना नहीं करना था, बट था कि नहीं यार चलो चलते ही हैं यार, जा रहे हैं सब लोग, चलो। एंड आई रीच्ड अप टिल द एंड ऑफ द ग्राउंड, एकदम कोने पे पहुंच के, और मस्त सर्दी में जो है धूप सेक रहे थे, और उसके बेसिकली आउटसाइड एरिया में, मतलब फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाहर निकले उसमें जंतर मंतर के, वहां यार पुलिस का डंडा चलना जो है स्टार्ट हो गया, कुछ लोग जो है उल्टे पुल्टे काम करने लग गए वहां पे, और उस डंडे के चक्कर में जो है बहुत तेज लगता है यार।
वहां जो है पूरी असेंबली को डिस्पर्स कराया। अब देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार मेरे को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वहां जाके हुड़दंग मचा देंगे लड़के, ठीक है। मेरा कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था उनके साथ, मैं अवेयर भी नहीं था इस फैक्ट को लेकर के कि वहां जाकर के इनका ये पहले से सोच के आया ये लोग कि वहां जाके जो है खरदू मचाएंगे, ठीक है। तो आई डिड नॉट हैड एनी सच इंटेंशन, ठीक है। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस थिंग, बट स्टिल व्हाट हैपेंड कि अब गया तो जो है साथ में मिली सजा वहां पे। लेकिन यहां से अब समझते हैं हम कि इवन इफ यू वर नॉट अवेयर, तो मेरा वहां इंटेंशन क्या था जाने का कि बस मजे करेंगे, जाके थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा है एकदम, हाँ ठीक है। बट अगर मुझे अवेयरनेस होती इस फैक्ट की, तो भी मैं अगर गया होता तो मेरा भी इंटेंशन फिर वही कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ होता। तो इंटेंशन टू join that assembly depends on the awareness of the fact of the common object of that assembly, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो है अब मान के चलो सेक्शन 189 क्लॉज 3 बोलता है कि मान लो ऐसी असेंबली में आपने ज्वाइन किया था और बेसिकली ये अनलॉफुल थी, ठीक है। अच्छा, तो आपने अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन किया था लेकिन आपको लगा था कि ये बेसिकली जो है लॉफुल है, ठीक है। तो ज्वाइंस और कंटिन्यूज इन एन अनलॉफुल असेंबली, और आपको लगा नोइंग दैट इट हैड बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, ठीक है। आपको ये बात लगा, तो पहली बात तो देखो ये सेक्शन बोलता है कि फर्स्ट केस इज ये अनलॉफुल असेंबली थी, तो अनलॉफुल असेंबली को आपने ज्वाइन किया था तो आपको सजा होगी 6 मंथ्स तक की, या फिर फाइन की, और या फिर दोनों चीज भी हो सकती है। सेकेंड थिंग इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि पहली बात तो जी ये अनलॉफुल असेंबली थी, दूसरी बात यू नो, यहां पर भी ये वर्ड नो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नो कि एक कमांड दे दी गई है इस असेंबली को डिस्पर्स हो जाने की, लेकिन स्टिल यू कंटिन्यूज टू ज्वाइन दिस असेंबली। मान लो कि इसको कमांड मिल चुकी है डिस्पर्स होने की, बट उसके बाद भी इस असेंबली को ज्वाइन किया ही हुआ है, तो ऐसे केस में जो पनिशमेंट होगी, फिर भी अगर मान के चलो आपने ज्वाइन कर रखी है, तो ऐसे केस में द पनिशमेंट विल बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years, ठीक है। 2 साल तक की फिर जो है सजा ऐसे केस में आपको हो सकती है। आई बात समझ? क्लियर? तो लिखो इस बात को, राइट। If a person joins or continues in an unlawful assembly, if a person joins or continues in an unlawful assembly, knowing that it has been lawfully commanded to disperse, knowing that it has been lawfully commanded to disperse, knowing that it has been lawfully commanded to disperse, the punishment will be imprisonment up to 2 years or fine or both. अब सेक्शन 189 क्लॉज 4 क्या बोल रहा है? सेक्शन 189 क्लॉज 4 बात कर रहा है आर्म्ड वेपन की। या तो अब फिर ऐसे केस में अगर मान लो एक अनलॉफुल असेंबली है और इसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, नोइंगली ज्वाइन किया हुआ है, कंटिन्यू कर रहे हो ज्वाइन करना, पनिशमेंट विल बी अप टू 6 years और 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसे केस में लेकिन ऐसी असेंबली में या तो कोई डेडली वेपन इन्वॉल्व है और या फिर ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व है जिसको कि एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस यूज किया गया है, ठीक है।
तो और या फिर जो वेपन लाइकली टू कॉज डेथ है, जो कि डेथ कॉज कर सकता है, तो ऐसे आर्म्ड असेंबली में सजा जो है वो 6 महीने से बढ़ के 2 साल तक की हो जाती है। ठीक है, लिख लो इस बात को। अंडर सेक्शन 189 क्लॉज 4, अंडर सेक्शन 189 क्लॉज 4, if a member, under section 189 clause 4, if a member is armed with, if a member is armed with any deadly weapon, any deadly weapon, or anything which, or anything which used as a weapon of offense, or anything which used as a वेपन ऑफ ऑफेंस, जिसको अगर वेपन ऑफ ऑफेंस की तरह अगर यूज किया जाए तो वो डेथ कॉज कर सकता है। इफ यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ, इज लाइकली टू कॉज डेथ, द पनिशमेंट विल बी, द पनिशमेंट विल बी imprisonment of up to 2 years or fine or both। ठीक है, अब देखो सेक्शन 189 क्लॉज 5 बात करता है, नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 185 क्लॉज 9। तो सेक्शन 185 क्लॉज 9 बात कर रहे हैं ऐसी किसी भी असेंबली जिसमें मोर देन 5% इन्वॉल्व है, जो कि लाइकली है, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट इट इज लाइकली टू कॉज any sort of public disturbance, ये असेंबली पब्लिक डिस्टरबेंस कॉज कर सकती है। और इस असेंबली को हम लॉफुल भाषा में कहेंगे कमांड दे दी गई है टू डिस्पर्स, बट स्टिल ए पर्सन continues to join such an assembly will be given the punishment of up to 2 years of imprisonment। आई बात समझ? देखो इस बात को भी, अंडर सेक्शन 189 क्लॉज 5, ठीक है, ऐसे हेडिंग लिख लो, असेंबली लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस, असेंबली लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस applies where, applies where assembly of 5 or more persons, where assembly of 5 or more persons likely to cause disturbance of public peace has been lawfully commanded to disperse। ठीक है,
ऐसे लिख लो, इफ अ पर्सन ज्वाइंस और कंटिन्यूज, इफ अ पर्सन ज्वाइंस और कंटिन्यूज, then the punishment will be imprisonment up to 6 months or fine or both. बट देखो इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, यहां पर बात हो रही है कि ये अभी अनलॉफुल नहीं है, ये लाइकली टू कॉज पब्लिक डिस्टर्बेंस है। बात को समझना अब यहां पे, इफ यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग, तो अभी ये बात कर रहा है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 189 क्लॉज 5 बात कर रहा है कि ये अभी लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस है, बट इसको कह दिया गया है डिस्पर्स होने के लिए, पर फिर भी अगर एक कोई इंसान इसको कंटिन्यू कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है या कंटिन्यू रख रहा है, तो तब उसको 6 महीने की सजा होगी। लेकिन अगर ये असेंबली उन पांचों में से किसी भी क्राइटेरिया को एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 189 क्लॉज 5 फुलफिल करती है, जो कि लिखा था ना हमने, जैसे टू ओवर ऑ द गवर्नमेंट टू कंपेल, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर राइट, या जो भी हमने लिखा था, दैट मीन्स अगर अनलॉफुल असेंबली की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करती है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो पनिशमेंट होगी, अगर ये सेम काम लाइकली नहीं सेक्शन 189 क्लॉज 1 में मेंशन 5 क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल कर रही है, दैट मीन्स अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं अनलॉफुल है। यहां तो बात हो रही है लॉफुल है लेकिन लाइकली टू कॉज पब्लिक डिस्टर्बेंस है, बट अगर इनिशियली वो अनलॉफुल है, ऐसे केस में अगर कोई इंसान उसको जो है कंटिन्यू रख रहा है या ज्वाइन कर रहा है, तो सजा फिर इस सेक्शन के अंडर नहीं, तो सजा सेक्शन 189 क्लॉज 3 के अंडर होगी, 2 साल तक वाली। अरे ये बात समझ में, ऐसे लिख लो इस बात को, इफ सच असेंबली फॉल्स अंडर द डेफिनेशन of section 189 clause 1, comma, punishment will be given according to, या punishment will be given under section 189 clause 3। ठीक है, अब अगले में लिख लो सेक्शन 189 क्लॉज 6 को मेंशन करो, सेक्शन 189 क्लॉज 6, और सेक्शन 189 क्लॉज 6 में हेडिंग डालो हायरिंग और इंगेजिंग पर्सन्स। अगर कोई इंसान हायर करता है, इंगेज करता है, एम्प्लॉय करता है, या फिर प्रमोट करता है, या फिर नीड्स एट हायरिंग और इंगेजमेंट, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज कोई इंसान कर रहा है बट नॉट डायरेक्टली participating in the assembly which is unlawful, तो ऐसे केस में जो उस इंसान के ऊपर जिसने या तो ये सारों में से कोई भी चीज की है, तो ऐसे इंसान के ऊपर जो लायबिलिटी होगी वो एग्जैक्टली वैसी ही होगी
as if he was the member of that assembly. बात आई समझ? अगर किसी भी इंसान ने मान के चलो कि हायर किया, ठीक है, या फिर मान लो इंगेज किया किसी को, एम्प्लॉय किया कि तुम आओ एक असेंबली बनाओ और एक अनलॉफुल असेंबली जो है बनाएंगे, प्रमोट किया, या इवन करनी मतलब सीक्रेटली किसी को एंगेज करना, ठीक है, हायरिंग में या प्रमोशन में ऐसी असेंबली के, तो उस इंसान को माना जाएगा एज इफ ही वाज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली एंड विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। आई बात समझ? तो इस सेक्शन में ऐसे बस एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, वी विल बी राइटिंग दिस सेक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट क्लास। यहां से जो है हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो।